नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी आपके लिए फिर से लेके आ गया है एक नया वीडियो। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि एसएससी एकेडमी लेके आता है साइंस के बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद आपका पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, तब आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आपका ये जो चैप्टर वाइज चल रहा है, तो चैप्टर वाइज में ये आगे चल रहा है। आपका चैप्टर वाइज में क्या है, यह आपको जैसा थंबनेल पे आपको पता है, यह मैकेनिक्स का क्या है, चैप्टर वाइज चल रहा है, जिसमें आगे आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ठीक है, आपको पता है जब कोई भी हवाई जहाज को उड़ने से पहले क्या करता है, रनवे पर दौड़ाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कार्यकारी वायुदाब को घटाने के लिए, ऑप्शन बी है कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने, ऑप्शन डी है वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण को अधिक करने। तो उड़ान के लिए पहले जो जहाज को दौड़ाया जाता हुआ कार्यकारी वायुदाब को घटाने के लिए, ऑप्शन ए आपका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो वायुदाब क्या होता है, घटता है। तो वायुदाब जब घटेगा और उसके गुब्बारा के अंदर जो भरा हुआ है गैस, भरा हुआ हाइड्रोजन गैस, उसका दाब बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, फट जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। यानी कि नॉर्मल क्या हुआ, वायुदाब घट जाता है। ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया। बोल रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, वह है नाभिकीय विखंडन, बी है नाभिकीय संलयन, सी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, डी है आपका अवकरण अभिक्रिया। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह आपको पता है, वह होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन का बना, वहाँ पे जो नाभिकीय संलयन हो रहा है, वहाँ हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदल रहे हैं और बहुत से ऊर्जा मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे नाभिक जब मिलके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं संलयन। इसी का उल्टा जो होता है, या क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, जिसमें एक बड़े नाभिक टूटता है। ठीक है, जैसे आपको बोलेंगे हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बस बिल्कुल, सूर्य में क्या है, नाभिकीय संलयन, तो हाइड्रोजन बम में क्या है, नाभिकीय संलयन। यही जब आपका आ जाएगा एटॉमिक बम यानी परमाणु बम की बात करेगा, तो परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। चलिए, तो आपका इस सवाल का आंसर क्या हुआ, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा। देखिए, चाबी भरी घड़ी, तो आप लोग अभी के समय में जो घड़ी देखते हैं उसमें चाबी नहीं है, तो उसमें क्या होता है, बैटरी लगा होता है, सेल से चलता है। लेकिन बहुत समय पहले, अभी से कुछ समय पहले, जिस समय सेल का घड़ी था, उसमें क्या होता है, बैटरी। अभी भी आपको इसका नमूना आप देख सकते हैं। जैसे आप बच्चों का खिलौना देखते हैं, उस खिलौना में क्या करते हैं, आप चाबी ऐसे ऐसे घुमाते हैं, चाबी घुमाते हैं, छोड़ देते हैं तो चलते रहता नहीं। सेम वैसे ही आपके घड़ी में भी क्या था, आपका ये घड़ी है,
तो घड़ी के बगल में अभी भी एक रहता है जो घड़ी में चाबी, वो टाइम मिलाने के लिए होता है, लेकिन वो चलने के लिए, तो वैसा ही रहता था। उसको खूब ऐसे से घुमाएंगे जैसे आपके बच्चे खिलौने वाले गाड़ी में रहता है, ठीक है, घुमा के छोड़ देते चलते, वैसे ही घड़ी में भी इस चाबी को क्या करते थे, घुमा घुमा कर छोड़ देते थे। मॉर्निंग में छोड़ते थे तो फिर कल तक चलता था 24 घंटे। तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, हम चाबी घुमा 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 उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते थे। नहीं, यानी कि ऐसे में क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे घड़ी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर होगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बात आ गया समझ में। चलिए, आपको दोस्तों कमेंट में बताना स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 80। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं। ऑप्शन ए है चली हुई गोली, ऑप्शन बी है बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी है चलता हुआ हथौड़ा, ऑप्शन डी है खींचा हुआ धनुष। देखिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहते हैं किसको, यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जो में जिसमें गति होगा, नहीं उसमें गतिज ऊर्जा होगा। देखिए, चली हुई गोली तो चल रहा है, इसमें गति है, इसका मतलब इसमें है। बहता हुआ पानी, पानी भी चल रहा है, इसका मतलब इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, चलता हुआ थोड़ा था, थोड़ा भी चल रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, धनुष खींचते हैं। देखिए धनुष कैसा होता है, आप देखे होंगे धनुष श्री राम प्रभु का धनुष ऐसा ही होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लगा होता है। इसको जब खींचते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं खींचा हुआ धनुष। तो धनुष में तो गति नहीं, इसलिए गतिज ऊर्जा नहीं होगा। उसने नहीं की बात किया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या बोला क्वेश्चन में, नहीं। तो खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होता है, जबकि इसने पूछा गतिज ऊर्जा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं की बात किया तो खींचा हुआ धनुष में नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है दोस्तों, आपको बताना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट में लिख के बताना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आपका क्या आ गया है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन है दुगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, समान रहती है, तीन गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, बोल रहा जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी, तो बाद में क्या बोला, गतिज ऊर्जा। अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में हम बोले गतिज ऊर्जा, तो आपको अभी यहाँ पे बताना पड़ेगा हमको। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा को किसे डिनोट करते हैं, के ई से, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 यानी कि हाफ, उसके बाद होता है mv²। ठीक है, यानी कि के ई बराबर होता है हाफ mv²। देखिए, गति को करा दुगुना, तो गति मतलब भी को जब आप दुगुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भी का 2v हो जाएगा, 2v का स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा। ठीक है, 2v का स्क्वायर करें 4v, यानी सब मिला कि इस पूरे सिस्टम में हाफ mv² के बगल में आ जाएगा 4। इसका मतलब पहले से कितना हो गया, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया 4 गुना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, लाइक करने से हमारे चैनल का क्या होता है, प्रमोशन होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या कीजिए, लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, सीढ़ी पर व्यक्ति चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। तो देखिए, जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं क्या करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ने का मतलब ही होता है, सीढ़ी पे चढ़ने का जो मतलब होता है वह क्या होता है, वह क्या होता है, आप देखिए यहाँ से चढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ज़मीन है इससे आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हाइट पे जा रहे हैं। तो हाइट पे जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं। आपको पता है किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, तो आप कहीं भी रहिए पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा ही। आप जब ऊपर जा रहे हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है, ऐसे नीचे की डायरेक्शन की ओर लगता है। आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करें, इसलिए आपको ऊर्जा खर्च होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर हो गए। ठीक है,
चलिए समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए आपको ये नंबर दिख रहा है ऊपर में 7717779745। ठीक है, ये गोपाल सर हैं। ठीक है, गोपाल सर के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आपको बैच में पढ़ना है, ठीक है, बैच भी चलता है, आपको पता है। ठीक है, एसएससी एकेडमी का बैच चल रहा है धोबोली में। आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, आप कॉल करके पूछ लीजिए, इंक्वायरी कर लेते हैं। आपका बैच भी चलता है, तो आप बैच में अगर इनरोल करना चाहते हैं, बैच में पढ़ना चाहते हैं तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है लॉ सातेलियल नियम, ऑप्शन सी है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन डी है परासरण। ऑप्शन डी क्या है, परासरण का नियम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या है, परासरण का नियम। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ठीक है, तो द्रव्य का न सृजन किया जा सकता न, इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए। क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, आपको बोलेगा ऊर्जा का न तो विकास मतलब निर्माण किया जा सकता, ना ही विनाश किया, एक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, बोलता है जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है केंद्रापसारी बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है ऊष्मा। ठीक है, देखिए आप आजकल हमारे घरों में तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है हमारे घरों में पुराने ज़माने में क्या था, दूध को लेते थे और इसमें रख के इसमें पूरा इसको खूब ऐसे 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 क्या करते हैं, घुमाया जाता था। इससे क्या होता है कि मक्खन एक साइड हो जाता है, मक्खन निकल जाता है। अब देखिए जब किसी वस्तु को गोल गोल घुमाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जब कोई वस्तु गोल घूमता है तो इससे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपसारी बल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आप केंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, यानी केंद्र के बाहर की ओर, और सेम बल अंदर की ओर भी लगता है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, तो जब मक्खन निकलता है वो बाहर की दिशा में जो बल लगता है उसके कारण निकलता है, इसको बोलते हैं केंद्र अपसारी बल यानी अपकेंद्री बल, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए क्या है, बोलता है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ध्यान दीजिए, हम लोग आप लोग भी साइकिल चलाते हैं, रोज चलाते हैं। साइकिल जब चलाते हैं जब मोड़ आता है तो मोड़ पर झुकते क्यों है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो साइकिल चलाने वाला जब झुकता है, क्यों झुकता है कि अगर नहीं झुकेगा तो वो गुरुत्व केंद्र से उसके आधार से क्या होगा, नहीं बन पाएगा तो वह गिर जाएगा। इसलिए जब झुकता है तो ऑटोमेटिक झुक जाता है। ठीक है, अपने आप झुक जाएगा, तो क्या होता है गुरुत्व केंद्र से उसके आधार से बना रहता है, उससे वह गिरने से बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके आ गए हैं 86, बोलता है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ठीक है, देखिए जैसे अभी हमने क्या बोले, दही को बिलोकर मक्खन निकालते हैं, दूध से जो मक्खन निकालते हैं सेम वही प्रोसेस, ऐसे 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 करके दूध को घुमाइएगा, दूध को जब घूमेगा तो इससे क्या निकल जाएगा, मक्खन क्रीम भी निकल जाएगा। ठीक है, यह भी क्या होता है, केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है अपकेंद्री बल। ठीक है, ऑप्शन क्या है, अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन है बाह्य बल। तो अपकेंद्री बाहर की ओर जो बल लगता है उसका नाम होता है अपकेंद्री बल। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल के आंसर हो गए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से, ऑप्शन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन
ठीक है। ऑप्शन ए है उपकेंद्र, ऑप्शन बी है अपोहन, ऑप्शन सी है अपकेंद्र, ऑप्शन डी है विसरण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन आप लोगों के घर में होगा, जिसके घर में नहीं है वो सुन लीजिए, देख लीजिए। जैसे हमने अभी क्या किया, दूध को ऐसे ऐसे घुमाया, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में भी जब वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा डालते हैं तो वह भी कपड़ा ऐसे 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 घूमता है, ठीक है। ऐसे सेम जैसे दूध का मक्खन निकालते वैसे ही घूमता है और कपड़ा सूख जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत यह भी क्या होता है, सेम दूध वाला कंडीशन होता है। अपकेंद्रन, अपकेंद्रन कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए में उपकेंद्र है, तो थोड़ा उपकेंद्र अपकेंद्र अलग चीज होता है, तो उपकेंद्र नहीं होगा, अपकेंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे क्या बोलता है, सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है। ऑप्शन है दूसरे प्रकार के उत्तोलक, ऑप्शन बी है तीसरे प्रकार के उत्तोलक, ऑप्शन सी है क्रमशः द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, क्रमशः प्रथम और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो दोस्तों बता दें, जैसे देखिए एक होता है, क्या होता है, कैंची होता है, पिलास होता है, नहीं तो देखिए कैंची या पिलास की बात करते हैं तो उसमें ऐसा होता है, तो बीच में क्या होता है आपका ऐसे कील होता है, ठीक है। तो कैंची या पिलास ऐसा कुछ भी होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, यानी कि एक प्रकार का, ठीक है, पहले प्रकार का उत्तोलक। जबकि आप सरौता जो देखते हैं तो सरौता में देखिए, सरौता में यहाँ से ऐसे करके होता है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, पकड़ते हैं आप यहाँ, जबकि कील देखिए एकदम बिल्कुल साइड में, तो इस प्रकार का कुछ भी रहेगा तो वो होता है द्वितीय। जबकि आपका चिमटा जो होता है, चिमटा देखिए ऐसे करके होता है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें देखिए क्या पकड़ते हैं, यहाँ पर बीच में आपका हाथ देते हैं, ठीक है। वस्तु को पकड़ते हैं यहाँ, हाथ देते हैं बीच में, जबकि इसमें क्या पड़ते हैं, इधर बगल में पकड़ते हैं, इसमें भी बगल पड़ते हैं, वस्तु जो कटने वाला होता है बीच में, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो चिमटा हुआ तीसरा, सरौता हुआ दूसरा, जबकि कैंची पिलास ये सब हुआ पहला, ठीक है। तो इसने क्या बोला, सरौता और चिमटा, यह क्या है, सरौता है दूसरा, जबकि चिमटा है तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 आ गया। क्वेश्चन नंबर 89 बोलता है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 11.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग क्या होता है, किसी भी ग्रह के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। किसी भी ग्रह का अलग अलग होता है, लेकिन हमको जानना होता है, नॉर्मली हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना है, इसका मतलब होता है कि उतना अगर स्पीड से, उतना वेग से हम किसी चीज़ को यहाँ से फेंक देंगे तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो वह क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर सी। इतना वेग से आप किसी चीज़ को जब फेंक देंगे किसी से, तो यह क्या आ जाएगा, पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, ठीक है, फिर वापस नहीं आएगा। जैसे रॉकेट जो आप देखते हैं चंद्रयान 3 ये सब उड़ाया जाता है, तो उसका वेग कम से कम इतना रहता है, इससे कम होगा तो ये बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होता। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि सूर्य का पलायन वेग क्या है और चंद्रमा का पलायन वेग क्या है, आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आपका सब कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर दीजिए, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, ओके। चलिए आपका आंसर क्या होगा, 11.2 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है 90, बोलता है कि भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल क्या होता है। ऑप्शन ए है 9 घंटा, ऑप्शन बी है 12 घंटा, ऑप्शन सी है 24 घंटा, ऑप्शन सी 28। सबसे पहले समझिए भू स्थिर जियो स्टेशनरी उपग्रह क्या होता है। तो जियो स्टेशनरी उपग्रह का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, एक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह हमको भेज देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, कहीं से जब जैसे जहाँ से भेज दिए, लेकिन यह चारों पट्टी घूमते रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन कभी भी जब पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा फील कराता है कि एकदम स्टेबल है, जहाँ छोड़े हैं वहीं का वहीं है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। ये वास्तव में घूम रहा है, लेकिन इसका कंडीशन जो होता है देखने में ऐसा फील होता है कि एक ही जगह है, यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है वैसे वैसे वो भी घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साथ साथ घूम रहा, यानी कि पृथ्वी कितने घूमता है, 24 घंटा, तो अभी कितने घूमता है, 24 घंटे में घूमता है, ठीक है।
उसको बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है 24 घंटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, ऑप्शन है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ऑप्शन 2 घंटे बाद लौटेगा, 24 घंटे बाद लौटेगा, कुछ निश्चित नहीं है। ध्यान दीजिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 11.2 किलोमीटर क्या होता है पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग का मान क्या मतलब क्या होता है, अगर उतना वेग से किसी चीज़ को फेंक दे तो वापस नहीं लौटेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, बात आ गया समझ में, पृथ्वी कभी नहीं लौटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए है द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, ऑप्शन डी ना तो द्रव्यमान ना ही भार बदलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं ले जाएंगे चेंज नहीं होता। द्रव्यमान का रिजिम होता है मास। ठीक है, मास में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन भार में चेंजिंग होता है। जगह बदलने के साथ ग्रह बदला तो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन में किस में है, देखिए द्रव्यमान बदल जाएगा, ये तो बात नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, भार और द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान बदलता है, इसमें भी बदलता है, इसमें ना द्रव्यमान और ना ही भार, तो गलत बात है, भार तो बदलता है। ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन बी भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो आप बताइए चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, चलिए कमेंट में आप बताइएगा, देखते हैं कितने लोग इसका सही से जवाब दे सकते हैं। अच्छा से सुन लिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो बताइए चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, बोलता है यदि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो लिफ्ट में जब आप चढ़ते हैं, देखिए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, समान वेग से नीचे आ रही है, समान वेग से ऊपर जा रही है। ध्यान दीजिए, लिफ्ट में जब हम लोग कोई भी आदमी बैठते हैं चढ़ते हैं तो लिफ्ट क्या होता है, कभी ऊपर जाता है, जब हमको ज़रूरत पड़ता है तो लिफ्ट नीचे भी आता है। ठीक है, तो लिफ्ट में जब हम बैठते हैं तो हमको ऐसा कभी फील नहीं होता है कि मेरा भार बढ़ गया मेरा भार घट गया, ऐसा फील नहीं होता। लेकिन तो वो उस समय क्या होता है, हमारा जो लिफ्ट लगा हो तो वो लिफ्ट एकदम समान वेग से ऊपर जाता, समान वेग से नीचे जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाएगा तो हमारे भार में फर्क पड़ने लगेगा। ठीक है, जब त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो हमारा भार क्या होगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा, जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तो हमारा भार कम होता प्रतीत होगा। तो क्या बोलता है, अधिक बड़ा लिफ्ट त्वरित गति के साथ ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बोला एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जा रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, इस पिछले में था अधिक, इसमें बोल रहा है कम। कम होने के लिए क्या है, नीचे आना चाहिए, तुरंत के साथ नीचे आएगा, तुरंत के साथ नीचे। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए, तुरंत के साथ नीचे आना है। ठीक है, समान गति से ऊपर नीचे जाएगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया 95। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रह की है। ठीक है, भूस्थिर जियो स्टेशनरी जो आपने पीछे देखा, इसका आवर्तकाल कितना होता है 24, लेकिन इसका जमीन से हाइट कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है कितना 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 72,000 किलोमीटर। तो भूस्थिर उपग्रह का भूस्थिर जो उपग्रह होता है यह जमीन से या पृथ्वी से इसका हाइट जो होता है वह होता है 36,000 किलोमीटर। कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्या कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। ठीक है,
ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन बी है आवेगी बल। तो कोई भी वस्तु को आप ऐसे करके आपका पृथ्वी यहाँ से फेंकिए, देखिए क्या होगा, वापस पृथ्वी पर आता है। तो यह कौन सा बल होता है, यह होता है गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, कमेंट में आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए है 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। दोस्तों यदि ये चैनल पे आप रेगुलर हैं तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। ठीक है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का बिल्कुल क्या होता है, 1/6 के नज़दीक होता है। कितना होता है, 1/6। ठीक है, 1/6 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्या बोलता है, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड निर्भर करता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है लंबाई पर, ऑप्शन सी है तापक्रम पर, ऑप्शन डी है समय के ऊपर। ठीक है, तो लोलक, लोलक क्या होता है, आप कोई भी एक पत्थर बांध लीजिए धागा में, ऐसे करके लटका दीजिए, इस व्यवस्था को हम कहते हैं लोलक। अब ये लोलक क्या करेगा, इसको हिला दीजिए तो बेचारा ऐसे ऐसे हिलते रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करेगा, हिलते रहेगा, हिल के कभी यहाँ आएगा, हिल के कभी यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आने जाने में समय लगता है, इसी को हम बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, टी बराबर जो होता है, या फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π रूट अंडर L/G, 2π रूट अंडर L/G होता है। ठीक है, 2π रूट अंडर L/G होता है। ठीक है, L/G, समझ गए। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। देखिए इस फार्मूला में कभी L मतलब क्या होता है, लंबाई, G का मतलब तो गुरुत्व त्वरण। तो इस फार्मूला में देखिए द्रव्यमान है तो द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, लंबाई है तो हाँ लंबाई है, तापक्रम है तो नहीं है, समय है तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर। ऑप्शन नंबर बी हो गया, लंबाई पे और गुरुत्व त्वरण पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे फिर से आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो देखिए अभी आपको क्या बताया, लोलक घड़ी गर्मी में क्या सुस्त, गर्मी के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन काल में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिए, आपको पता है गर्मी के कारण कोई भी वस्तु गर्मी पाकर क्या होता है, फैलता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ऐसे है और ये मान लेते हैं किसी चीज़ का बना हुआ है, लोहा का हो, किसी भी चीज़ का, जब ये गर्मी लगता है इसमें इसके जो लंबाई है कुछ ना कुछ इसमें वृद्धि होता है। ठीक है, तो गर्मी के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़ेगा तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। आपने घड़ी देखा होगा ऐसा वाला। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ गई, लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, नहीं आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जबकि घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा और घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या है, 100। बोलता है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। ऑप्शन ए क्या है, 8% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी में है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो देखिए अभी तुरंत आपको बताया है, जो टी मतलब आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, वह क्या होता है आपका 2π रूट अंडर क्या होता है, L/G होता है, L/G हो गया। तो देखिए आप देखिए रूट अंडर क्या है, तो इसकी लंबाई में यदि आप 4 कीजिएगा तो हल करके आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसीलिए 4% कहड़ा बढ़ाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हुए। तो दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके।